हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आलोक के गाइड से है तो हमको समझाना है सिर्फ। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है विभवांतर क्या होता है। ठीक है, विभवांतर को यदि अलग करें तो विभव में अंतर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, इकाई धन आवेश को, क्योंकि कोई भी चीज को यदि हम समझते हैं तो इकाई धन आवेश यूनिट में लेकर के एक यूनिट लेते हैं। ठीक है, आवेश चूंकि होता है क्या है कि करंट जो तार में पास होता है उसमें क्या चीज जाता है, आवेश का क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को की मात्रा को हम लोग विभवांतर कहते हैं। तो अब ये समझ में यहाँ पर क्या आ गया, मान के चलो एक तार है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। ठीक, तो पहला पॉइंट मान लो तार का एक एंड पॉइंट है, तार मतलब वायर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वहां से एक यूनिट आवेश को कहाँ ले जाना है, दूसरे एंड पॉइंट पे, दूसरे छोर पर। ठीक है, किसको ले जाना है, आवेश को। तो आवेश को, एक यूनिट आवेश को, एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हम कार्य करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। तो समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युत वाले क्षेत्र में, है ना, वायर में ही तो आवेश जाएगा ना, तो उसका एक पथ होगा, एक रास्ता होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम धन आवेश को ले जाएंगे, एक इकाई धन आवेश को। ठीक है, उसको ले जाने में जो किया गया कार्य होता है, जो काम होता है, वो उसको हम लोग विभवांतर बोलते हैं। तो अपनी भाषा में लिख देना इसको समझने के लिए। इसका एसआई मात्रक, विभवांतर को किस चीज से मापते हैं, तो वोल्ट से मापते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ये यूनिट इसका हो गया एसआई मात्रक। ठीक है, वोल्ट हो गया, जिसको वी से सूचित करते हैं, कैपिटल वी से। तो विभवांतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, है ना। जैसे कि हम लोग सड़क पे चलते हैं तो नहीं फिसलते हैं, क्यों, क्योंकि वह क्या होता है, खुरदुरा होता है। तो प्रतिरोध का मतलब रुकावट होता है। चूंकि हम विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं तो विद्युत का प्रतिरोध, है ना, तो प्रतिरोध अधिक होगा तो क्या होगा कि प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा का क्या करेगा, वो विरोध करेगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, जैसे बिजली है, आयरन लगाते हैं हम लोग बोर्ड में, तो क्या होता है, वोल्टेज घट जाता है। क्यों घटता है, क्योंकि आयरन में कॉइल लगा होता है। ठीक है, जिसका प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। वह बिजली को क्या करता है, अधिक से अधिक रोकता है, रुकावट पैदा करता है, तो वो वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा ले लेता है ना। तो ये चीजें, तो यहाँ पर अब प्रतिरोध समझेंगे हम लोग कि प्रतिरोध किसको बोलते हैं। तो प्रतिरोध कहाँ होगा, बिजली कहाँ चलती है, करंट कहाँ चलता है, विद्युत कहाँ चलती है, वायर में, चालक में। वो सिर्फ वायर में नहीं बल्कि चालक में। चालक किसको बोलते हैं, जिसमें विद्युत प्रवाहित हो जाए। जैसे कि हम अपना उंगली डालेंगे बोर्ड में तो हमारे शरीर में बिजली आ जाएगा, है ना, तो हम भी क्या हो गए, चालक हो गए। एक तार है, तार भी क्या है, चालक है, उसमें भी प्लग में घुसाएंगे तो उसमें भी बिजली आ जाएगा, है ना। लोहा का कोई सामान उसमें डालेंगे प्लग में तो वो भी बिजली आ जाएगा, है ना। तो वो तो हो गया चालक। तो कहता क्या है, चालक का एक गुण होता है। क्या गुण होता है, जो विद्युत धारा को, है ना, क्या करता है, रोकने का काम करता है, उसका विरोध करता है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो सीधी सी बात क्या बोलेंगे हम लोग, चालक का वह गुण जो विद्युत धारा का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। आवेश को एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो क्या करता है, रुकावट पैदा करता है। ठीक, अब एक उदाहरण के लिए ले लो, प्रतिरोध समझ में आ गया। विद्युत धारा को यानी उसके पथ पर, यानी कि चालक में, चालक यानी जो तार होता है उसमें जाने से यदि रोकता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिरोध बोलते हैं। तो अपनी भाषा में लिखना, ठीक है, जरूरी नहीं है बुक में इस तरह से दिया हुआ है, जो समझ में आ गया होगा प्रतिरोध क्या होता है ना। और एक उदाहरण देते हैं हम तुम लोगों को प्रतिरोध का। देखो, सबसे एल्युमिनियम का वायर जो होता है, एल्युमिनियम का वायर, कॉपर वायर होता है, जिसको तंबा का तार बोलते हैं ना, पीला कलर का होता है, रेड कलर का। तो और एक होता है चांदी का वायर। तो सबसे ज्यादा तीन वायर जो फेमस है ना, जिसमें कि हम लोग एल्युमिनियम का वायर पोल में देखते हैं, एक पोल से दूसरे पोल पे जो वायर जाता है उसमें एल्युमिनियम का वायर रहता है। घर में जो वायरिंग करते हैं उसमें कॉपर यानी तंबा का वायर रहता है। ठीक है, कार में जो वायर रहता है ना, तार, वो चांदी का रहता है। ठीक है, चांदी का प्रतिरोध बहुत कम होता है, लेकिन महंगा होता है, इसलिए हम अपने घर में नहीं लगाते हैं। यदि घर में लगाएंगे तो क्या होगा, बिजली की खपत कम होगी। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण के लिए दे सकते हैं कि प्रतिरोध किसका ज्यादा है किसका कम है, दिखाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्रतिरोध को हमेशा आर से सूचित करते हैं। चूंकि प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं।
तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने अभी दो चीजें पढ़ा, एक विभवांतर पढ़ा, ठीक है। विभवांतर क्या था भैया, एक तार था, तार के एक बिंदु से, यानी कोई चालक है, उसके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को, कौन सा आवेश, धनावेश, पॉजिटिव है ना, धन आवेश को ले जाने में जो काम किया जाता है ना, उसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं, जिसको हम लोग भी से, भी क्या है उसका SI यूनिट है, भी से मापते, वोल्ट, समझ में आया। उसी तरह प्रतिरोध भी वही समझ में आ गया, एक चालक है, चालक में जो है विद्युत धारा को जो चल प्रवाहित होने से, बहना एक तरह से प्रवाहित होने से जो रोकता है, उस रोकने की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है, रोकना, वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। यानी एक रुकावट, एक गुण हो गया, वह चालक का गुण हुआ, प्रतिरोध क्या है, चालक का गुण है ना। एक सड़क है, सड़क पे चलते हैं तो अच्छे से चल पाते हैं, वही बाथरूम वाला क्या बोलते हैं उसको, चबूतरा बोलते हैं, चबूतरा पे कजली है तो वहां पर यदि चलेंगे तो हो सकता है फिसल जाए, तो वहां पर क्या है, प्रतिरोध कम है, सड़क पर प्रतिरोध ज्यादा है तो हम अच्छे से चल पाते हैं, तो वही चीज है। तो प्रतिरोध क्या है, गुण हो गया है ना, किसका, तो चालक पदार्थ का। चालक पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए, ठीक है, ये चीजें। और इसको सूचित किस चीज से करते हैं, आर से सूचित करते हैं, किससे, आर से। आर को, चूंकि प्रतिरोध का इंग्लिश रेसिस्टेंस होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, यानी कि जो प्रतिरोध होता है उसको हम किस चीज से मापते हैं, ओम से मापते हैं, ठीक है ना। ओम को लिखा जाता है ओमेगा, ऐसे करके लिखते हैं घुमा करके, ठीक है। तो वो चीजें, तो SI मात्रक हो गया प्रतिरोध का ओम, और वो विभवांतर का SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया, इसको कैपिटल V से दिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन याद हो गया होगा आसानी से। जूल का उष्मीय नियम क्या है, जूल का उष्मीय नियम क्या होता है, तो पॉइंट वाइज दिया हुआ है, समझ जाओ खाली, ठीक है, एग्जाम में लिख देने का है, ठीक। और इसमें तो मेरे पास अभी पेन है नहीं तो प्रतिरोध कैसे दिखाते हैं वो भी दिखा देते, एक लाइन खींचते हैं, फिर जिग जैग होता है, ऊपर नीचे टेढ़ा करके दिखाते हैं, है ना, उसको हम लोग प्रतिरोध दिखाते हैं। प्रतिरोध यानी रुकावट। जूल के उष्मीय नियम को लिखें, तो सबसे पहले जूल का उष्मीय नियम क्या होता है, जूल एक वैज्ञानिक का नाम, ठीक है ना, उन्होंने क्या दिया, एक उष्मीय नियम दिया, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि देखता होगा विद्युत से कोई भी चीज चलता है ना तो हीट हो जाता है, जैसे आयरन को छोड़ करके, ठीक है, तार भी गर्म हो जाता है, टीवी भी गर्म हो जाता है, उसको तो छोड़ दो, मोबाइल चार्ज में लगाते हैं वह भी हीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जूल का उष्मीय नियम है, उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, अब विद्युत धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं, किस चीज से, विद्युत धारा को हम लोग I, कैपिटल I से दिखाते हैं। विद्युत धारा को इंग्लिश में बोलते हैं कौन सा, इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन यहाँ पर इसको सूचित किस चीज से करते हैं, कैपिटल I से, और मापते किस चीज से, एम्पियर से, ठीक है। तो वर्ग के सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या दिखाएंगे कि उस चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी कि I, वो क्या होता है, समानुपाती होता है, किसके, जूल का उष्मीय नियम क्या कहता है, चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा के वर्ग, विद्युत धारा का स्क्वायर कर दो तो वो क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। चालक के प्रतिरोध, कहने का मतलब क्या हो गया, अब समझ जाओ। समानुपाती का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलो कि हम यदि ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले, ठीक है ना, तो मेरा वजन बढ़ेगा, है ना, ऐसा नहीं है, ज्यादा खाएंगे तो वजन घटेगा, वो क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती, समझ में आ रहा है ना। ज्यादा पढ़ेंगे तो हो सकता है भुलाते जाएंगे, तो भूसगोल होते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती, जिसको इंग्लिश में प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलता है, उष्मीय नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे विद्युत धारा का स्क्वायर कर दो तो वो बढ़ेगा, तो उसका उष्मा भी क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज है, चालक के प्रति प्रतिरोध R का सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है, R का सीधा समानुपाती होता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा ना वो उतना ज्यादा हीट होता है, समझ में आ गया। क्या होता है, जिसमें जितना ज्यादा प्रतिरोध होता है उतना ज्यादा हीट होता है। यदि समझ में नहीं आता होगा तो देखना कि जो है ना मोटरसाइकिल जब चलती है तो उसका टायर गर्म हो जाता होगा, घर्षण ज्यादा होता है ना, फिसलन। तो वो तो हो गया मोटरसाइकिल की बात। विद्युत धारा की बात करें तो जो ज्यादा वायर जितना ज्यादा एनर्जी लेता है ना वो क्या होता है, ज्यादा हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। चालक से प्रवाहित होने वाले धारा में लगे समय का सीधा समानुपाती होता है। तो हम लोग जूल के उष्मीय के नियम जो है, जूल का उष्मीय नियम, उष्मीय का मतलब उष्मा, हीट, है ना।
इसमें हम लोग 3 चीज सीखे। पहला सीखे कि करंट का स्क्वायर करो, वो किसके समानुपाती होता है? उष्मा का। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है, एक नियम। दूसरा नियम क्या कहता है? जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा हीट होगा। रुकावट जितना उसमें होगा उतना क्या होगा? उष्मा उत्पन्न होगा। समझ में आ गया? रुकावट समझ रहे हो ना? तो ये चीज है। तो प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? उष्मा ज्यादा होगा। तो इसको कैसे दिखाएंगे? पहला वाले में दिखाएंगे, आई का स्क्वायर कर देंगे, आई का वर्ग यानी आई का स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या लिख देंगे? उष्मा, ठीक है। दूसरा में क्या लिखेंगे? आर, समानुपाती उष्मा, ठीक है। उसके बाद चालक से प्रवाहित होने वाले धारा में लगे समय का सीधा समानुपाती होता है ना। जितना ज्यादा चालक में उस बिजली रहेगा जितना ज्यादा देर तक उतना ज्यादा हीट होगा। समझ में आता होगा तुम लोग को, ठीक है ना। मोबाइल थोड़ा देर 2 मिनट 1 सेकंड के लिए चार्ज में लगाओ, गर्म नहीं होगा। ज्यादा देर चार्ज में लगाओ, 2 घंटा लगा दो तो गर्म हो जाता है मोबाइल, होता है ना। इसका मतलब क्या हो गया? जितना ज्यादा समय तक उसमें बिजली देंगे ना उतना ज्यादा वो क्या होगा? गर्म होगा, है ना। तो वो चीज है। तो 3 चीज समझ में आ गया जूल का उष्मीय नियम में। एक, बिजली अधिक दो तो गर्म ज्यादा होगा, प्रतिरोध अधिक होगा तो भी गर्म ज्यादा होगा यानी उष्मा अधिक होगा। लास्ट में समय जितना ज्यादा देर बिजली रहेगा उतना ज्यादा हीट होगा, है ना। तो ये चीजें देखता होगा। एलईडी बल्ब भी ना 2 घंटा भर रात जला दो तो छुओगे तो गर्म लगता है ना। तो वो चीजें, तो जूल का उष्मीय नियम हम आसानी से लिख सकते हैं, याद हो गया होगा, ठीक है। तो अपने तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? चालक, चालक यानी कोई तार, है ना। उसमें प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है ना। निर्भर करने का मतलब क्या हो गया? एक उदाहरण देते हैं समझने के लिए। कोई भी बच्चा है उसका पढ़ाई किन किन चीजों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहला चीज तो बच्चे के माता पिता के पास पैसे है या नहीं है। दूसरा चीज क्या? उसको समय पर कॉपी किताब मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कॉपी किताब मिल रहा है तो क्या वह अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यदि अच्छे स्कूल में पढ़ता है वहाँ टीचर अच्छे हैं या नहीं है। या फिर बच्चा समय देता है कि नहीं पढ़ने पर, बच्चे को मन लगता है कि नहीं। बहुत सारे कारक हैं, है ना। कोई भी बच्चे का नहीं पढ़ने का कुछ भी हो सकता है ना। या फिर बच्चा पढ़ता होगा तो उसको समझ में नहीं आता होगा। तो लेकिन यहाँ पर वही चीज कह रहा है, किसी भी तार का, किसी भी चालक का जिसमें बिजली प्रवाहित हो जाता है ना, तार में जाता है ना बिजली, तो उसमें जो है प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जितना लंबा तार होगा ना उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। क्या होगा? जैसे कि बोला जाता है कि कहाँ से आया? यहाँ से 200 मीटर 100 मीटर इसके घर से बिजली आया हमारे घर, मान के चलो, ठीक है ना। हम यदि यहाँ पर बोर्ड लगाए, उसका मेन बोर्ड हम यदि उस घर में लगा दें, यानी 10 मीटर दूर जहाँ पर मेरा घर दरवाजे पर आ गया वहीं पर लगा दे बोर्ड, तो इसका बिजली क्या होगा? कम खपत होगा। क्यों कम खपत होगा? क्योंकि उसको प्रतिरोध कम मिलेगा। समझ में आ गया ना? बात समझ में आया? पूरा भीड़ है, मेला लगा हुआ है, ठीक है। तुमको 10 कदम चलना है, आगे खाली है फील्ड, तो ये आसान है कि नहीं? इसमें एनर्जी कम खपत होगा। अब यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर तक हमको भीड़ में ही जाना पड़ेगा तो ज्यादा एनर्जी खपत होगा, ज्यादा प्रतिरोध होगा। तार में भी वही है, चालक में भी क्या है? वही है। क्या है? जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा बिजली खपत होगा। तो इसीलिए हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हम जो बिजली ले जाते, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास इन्वर्टर है, ठीक है, इसका तार का बल्ब यहाँ जला है तो यहाँ पर बिजली गया, आसानी से पहुंच गया, छोटा तार है, कम खपत होगा। इतना लंबा खींच के ले गए दुकान तक, सोचो इसमें मेरा ज्यादा बैटरी खाएगा। समझ में आ रहा है? तो ज्यादा एनर्जी उसका लॉस होगा। तो समझ में आया कुछ? तो जितना लंबा तार होगा उतना ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो उसको क्या दिखाएंगे? समानुपाती। प्रतिरोध को क्या दिखाते हैं? आर। समानुपाती क्या लिखेंगे? आई। प्रतिरोध अधिक तो सॉरी एल, एल मतलब चालक की लंबाई। यहाँ पर क्या है? चालक की लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालक का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। यह अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद क्या होता है? तार की मोटाई। क्या चीज होता है? तार की मोटाई। तार का मोटाई बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। ऐसा है क्या? ठीक है ना। तो ये क्या है? चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल। तार का मोटाई जितना ज्यादा होगा उसका क्या होगा? प्रतिरोध उतना कम होगा। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, गौर करना, पोल पर जो तार होता है बहुत ज्यादा ही मोटा होता है कि नहीं? क्यों मोटा लगाया जाता है?
इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि उसको बहुत दूर तक जाना होता है तो उसके तार का जो ये क्षेत्रफल होता है ना, सर काटोगे तार को तो क्या वृत्त बनता है ना सामने में फ्रंट पे, तो उसका क्षेत्रफल अधिक होगा तो क्या होगा, प्रतिरोध कम होगा, ताकि बिजली कम खपत हो, है ना। ट्रांसफार्मर से जो बिजली आता है घर घर तक, तो मोटा तार रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसका बिजली कम खपत होगा, किसके कारण, प्रतिरोध कम होगा उससे। ये चीज है। चालक के प्रतिरोधकता, चालक के प्रतिरोधकता कहने का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोधकता अधिक होगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोध भी अधिक होगा। प्रतिरोधकता क्या वो होता है, प्रतिरोधकता मतलब रोकने की क्षमता, क्या होता है, प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है, रोकने की क्षमता। कहने का मतलब ये क्षमता क्या होता है भैया, सोचो कोई आदमी है उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, गुस्सा पे कंट्रोल कर ले तो उसको क्या हो गया हुआ, उसका रोकने का क्षमता हो गया, गुस्सा रोकने का। तो यहाँ पर क्या है, चालक का प्रतिरोधकता, यानी इसकी जो क्षमता है, इसकी जो कैपेसिटी, कितना रोकता है ये बिजली को, है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, प्रतिरोधकता पे। दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है, जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज्यादा उसका प्रतिरोधकता होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर 3 चीजों पर ध्यान रखना है। क्या क्या चीज, प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, जितना लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जितना मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। उदाहरण समझने के लिए हम देखेंगे, ट्रांसफार्मर से जो घर तक पोल पे तार आती है वो बहुत मोटा होता है ना, नहीं तो पतला तार लगा देता लेकिन उसमें बिजली खपत होती। तो ये चीजें, और चालकता का जो प्रतिरोध होता है प्रतिरोधकता का समानुपाती होता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया 3 चीजें। तो 2 भी याद रहेगा तो लिख दोगे, 2 नंबर का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला प्रश्न कहता है कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। अभी अभी मैंने बताया विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, तो एक लंबा तार ले लो, ठीक है, यहाँ से आवेश जो करंट होता है, बिजली होता है, यहाँ से एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, ठीक है, उसको ले जाने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम लोग विभवांतर बोलते हैं, ठीक है। लेकिन 2 बिंदु के बीच 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 कूलम्ब आवेश को किस चीज से मापते हैं, कूलम्ब से, ठीक है। लंबाई को किस चीज से मापते हैं, मीटर से। उसी तरह से आवेश को किस चीज से मापते हैं, कूलम्ब को, ठीक है। 1 कूलम्ब आवेश को, ठीक है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल। इसका मतलब क्या हो गया, जूल किस चीज को मापा जाता है, जूल से कार्य को, वर्क का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल। लेंथ का, लंबाई का ऐसा यूनिट मीटर। आवेश का ऐसा यूनिट कूलम्ब। 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना काम किया गया, 1 जूल काम किया जाता है। तो इस दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, ठीक है। तो तुमको पूछ भी सकता है परीक्षा में कि 1 वोल्ट का परिभाषा दीजिए, तुम आसानी से दे देना। कैसे दोगे भाई, तो बता देना, 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल काम किया जाता है, और इसी काम को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हम लोग। तो हमने अभी बताया 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाता है, 1 जूल बटे 1 कूलम्ब, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग 1 वोल्ट का परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि 1 जूल और 1 कूलम्ब के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं। तो जिसको नहीं आता है तो वो ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। ऐसे समझने के लिए मैंने बता दिया, एक कितना कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल काम किया जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्युमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। अब सोचो एक बात, घर में एल्युमिनियम का तार रहता है, पतला सा जो तार होता है घर में बल्ब जलाने वाला, या फिर कॉपर रहता है, ठीक है। तो इसी का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, इसमें दूसरा चीज का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम कॉपर लोहा का तो उपयोग करते नहीं है। क्यों नहीं करते हैं भैया, इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि इन दोनों तारों का क्या होता है, प्रतिरोध सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, अभी बताए थे 3 ठो, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। सबसे कम कौन सा होता है, चांदी का। दूसरा नंबर में कौन होता है, कॉपर। तीसरा नंबर में एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सस्ता होता है लेकिन कमजोर होता है, ठीक है। तो मोटा तार लगाते हैं पोल पे एल्युमिनियम वाला, कॉपर वाला लगाएंगे, कॉपर महंगा आता है। हो सकता है गांव घर में चोर हो बहुत सारे, चोर तार काट करके बेच ले, तो वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो और लास्ट में चांदी, चांदी सबसे महंगा होता है, तो उसको हम घर में लगा नहीं सकते हैं क्योंकि कॉपर वाला खुद महंगा होता है, चांदी उससे भी महंगा। चांदी कहाँ से, चांदी का तो लोग पायल बना के पहनता है,
ठीक है ना। तो ये चीजें, तो हमको 3 चीजें याद रखना होगा। सबसे कम प्रतिरोध किसका होता है? चांदी का। यदि चांदी का तार लगाएंगे घर में, किसी को बताना मत, ठीक है, नहीं तो चोरी हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बिजली बिल बहुत कम आएगा, क्योंकि उसमें क्या है, प्रतिरोध बहुत कम है, बिजली बिल भी कम आएगा, तुम्हारा बिजली खर्चा भी नहीं होगा उतना ज्यादा, क्योंकि तार में प्रतिरोध होता ही नहीं है, बहुत ना के बराबर, बहुत कम होता है। एक बार पैसा खर्चा होगा, लेकिन बिजली बिल हमेशा के लिए कम आएगा, सोच लो। इसीलिए कार जो महंगी महंगी गाड़ियां होती है ना, तो उसमें जो वायर लगाया जाता है ना, वो चांदी का लगाया जाता है, ताकि कॉपर का लगा देगा, एल्युमिनियम का लगा देगा तो उसका तेले बहुत खाएगा, है ना, एनर्जी लॉस हो जाएगा गाड़ी का। चांदी का वायर लगाया जाता है महंगे गाड़ियों में। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? जो बिजली वाला बल्ब होता है ना, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लाल बल्ब, 100 वाट का जो आता है 10 रुपया में, ठीक है, लाल लाल जलता है, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता था, ठीक है। नाइट्रोजन गैस डालने के कारण वो बहुत हीट हो जाता था, ठीक। और वर्तमान में जो बल्ब आया है, ये कौन सा है? LED बल्ब, है ना। इससे पहले आता था CFL बल्ब, ठीक है, और एक मरकरी आता है ट्यूब लाइट, जो कि बहुत गर्म नहीं होता है, ये भी ज्यादा गर्म नहीं होता है ना, इसको तुम हाथ से भी पकड़ के खोल सकते हो। तो इसमें निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस क्या होता है? जिसको किसी से मतलब नहीं होता है, ना अभिक्रिया करना है, ना कोई, ना तुमसे लेना ना देना, ठीक है, तो वो चीज है। तो निष्क्रिय गैस डाला जाता है इसमें। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, इतना तो पता है, शीशा लगा होता है, इसमें तो आजकल प्लास्टिक लगा रहता है, तो कांच का बना होता है। इसके अंदर टंगस्टन का तार बना रहता है। फिलामेंट देखा है? बल्ब में फिलामेंट होता है, वो तार जिसके कारण वह जलता है, टूट जाने के बाद वह नहीं जलता है, वह फिलामेंट जो होता है ना, टंगस्टन का बना होता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो 100% पूछ ही देता है कि विद्युत बल्ब का जो तार होता है फिलामेंट, वो किसी से बना रहता है? टंगस्टन से। और जो हीटर होता है, हीटर देखे हो, खाना बनाने वाला हीटर, इसमें मुड़ा हुआ तार ऐसे लगा रहता है, वो हीटर में जो तार रहता है वो नाइक्रोम का बना रहता है। तो याद रखना, बल्ब में जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का होता है, हीटर में जो तार होता है वह नाइक्रोम का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बल्ब के अंदर हवा को निकाल देते हैं, उसमें कौन सा गैस भर देते हैं? निष्क्रिय गैस भर देते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट से धारा प्रवाहित कराई जाए तो गर्म होने पर यह ऑक्सीकृत होकर भंगुर हो जाएगा और चकना चूर हो जाएगा। समझ में आया कुछ? निष्क्रिय गैस इसलिए निकाल दिया जाता है ताकि वह क्या होगा, गर्म नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन बाहर से जैसे ही हवा प्रवेश करेगा तो बल्ब क्या हो जाता है? फूट जाता है। कभी कभी देखता होगा ब्लास्ट कर जाता है बल्ब। कौन? शीशा वाला बल्ब। ये वाला तो इसमें तो कुछ नहीं है, देखो खुला हुआ है, ये तो बल्ब है, छोटा सा बल्ब है, वो जल रहा है, फिलामेंट तो इसमें है नहीं। LED बल्ब में नहीं ना रहता है फिलामेंट, लेकिन फिलामेंट वाले बल्ब में क्या भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है, क्योंकि यदि उसमें हवा रहेगा ना, बाहरी हवा, तो ब्लास्ट कर जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लास्ट। कौन ब्लास्ट कर जाएगा? फिलामेंट प्रवाहित करवाएंगे तो चकनाचूर हो जाएगा बल्ब। समझ में आया? तो क्वेश्चन पूछा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस या फिर नोबल गैस, 3 नाम बताए, एक ही चीज है तीनों के तीनों, ठीक है। अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, नोबल गैस, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है, ऑक्टेट पूरा होता है, इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। यदि यह गैस नहीं डालेंगे तो क्या होगा ना, कि वह बल्ब जो है ज्यादा गर्म हो जाएगा और उसका शीशा क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा, ठीक है, यदि निष्क्रिय गैस नहीं डाले तो। यानी कि यह निष्क्रिय गैस क्या करता है? उसके तापमान को कंट्रोल करता है, यानी नियंत्रण करता है। तो ये चीज समझने वाली चीज थे, समझ में आ गया होगा। आगे देखो, विद्युत बल्ब का चित्र बनाइए, परीक्षा में पूछ देगा कि विद्युत बल्ब का एगो चित्र बनाओ। देखो बल्ब बना हुआ है ना, बल्ब तो आसानी से कोई बना सकता है, तो एक बल्ब बना लेंगे, उसमें फिलामेंट दिखा देंगे, उसका नाम लिख देंगे, टंगस्टन का तार होता है तो टंगस्टन फिलामेंट, नाम है फिलामेंट, किस चीज का? तो टंगस्टन का। इसमें कौन सा गैस है? गैस भी दिखा दिए, ठीक है ना। तो फिगर किसी भी तरह का बनाना, दिखा देना अक्रिय गैस, और बाहरी वाले पार्ट का नाम लिखना भूल गया है तो यहाँ लिख देना, ये कांच है ना, कांच लिख देंगे बाहर वाले पार्ट का, अंदर में अक्रिय गैस है, टंगस्टन का फिलामेंट है। और नीचे जो रहता है 2 पोल होता है, देखता होगा, बल्ब का होल्डर से खोलोगे ना, ऊपर में 2 पोल होता है, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, ठीक है। एक तरफ से प्लस वाला आता है, एक अर्थिंग आता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया? तो बल्ब का फोटो बन जाएगा, फिलामेंट दिखा दोगे, उसका कांच का नाम लिख दोगे, और उसके बाद वो क्या है? टर्मिनल, बाहर वाला जो पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल, जो कि लगाते हैं होल्डर में, ठीक है। अब अगला है हमारा
विद्युत फ्यूज क्या होता है। ये विद्युत फ्यूज क्या होता है भैया, तो ये विद्युत फ्यूज जो होता है ना, देखता होगा फ्यूज लगाते हैं ना बोर्ड में, उसमें भी छोटा सा फ्यूज लगा हुआ है, खोल लेंगे तो बिजली कट जाएगी, ठीक है उसमें। लेकिन हम लोग जो है ना मोटा वाला तार लगाते हैं, जल्दी उड़े नहीं फ्यूज, लेकिन वो गलत चीज है ना, उसके लिए स्पेशल तार आता है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं ये कौन सा तार होता है। सबसे पहले देख लो फ्यूज होता क्या है भैया। तो फ्यूज क्या है, एक सुरक्षा का युक्ति है, एक तरीका है, एक तकनीक है, ताकि हमारे यहाँ जो बिजली का सामान है ना वो खराब नहीं हो। क्या नहीं हो, खराब नहीं हो। देखो इन्वर्टर में, वो जो इन्वर्टर है उसमें भी फ्यूज लगा हुआ है, पीछे से खोलेंगे तो एक पतला सा पाइप जैसा शीशा जैसा रहता है, उसमें पतला सा तार रहता है। बोर्ड में तो है ही फ्यूज, मेन बोर्ड जहाँ होता है बिजली का वहां भी फ्यूज रहता है ना। बड़ा बड़ा बिल्डिंग में जाओगे तो वो गिरने वाला रहता है, प्लग जैसा सिस्टम, स्विच जैसा अपने गिर जाता है। जैसे ही कुछ स्पार्क हुआ ना कहीं, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक वाला है। तो ये क्या होता है भैया, यह एक तरीका है। फ्यूज क्या है, एक तकनीक है, एक तरीका है जो क्या करता है, अति भारण और लघु पथन के परिपथ के सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। अति भारण का मतलब क्या होता है ना, जरूरत से ज्यादा। अब मेरा पतला सा तार है ना, उसी में हम आयरन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, लोड ज्यादा लेगा। अब तुम्हारा रोटी खाने का है 2 रोटी कैपेसिटी, तुमको 8 रोटी खिला रहे लाठी लेकर के, तो क्या हो जाएगा, अति भारण हो जाएगा, हो सकता है कुछ हो जाए। तो वो चीजें, पहला तो ये लघु पतन, कभी कभी तार आपस में सट जाता है, स्पार्क कर जाता है, हो सकता है सामान मेरा खराब हो जाए। तो इस कंडीशन में जैसे ही लघु पतन हुआ, लघु पतन का मतलब होता है वही कहीं टच हो जाना तार में तार, तो वो क्या होगा, स्पार्क होगा और फ्यूज क्या होगा, उड़ जाएगा, यानी उसका तार गल जाएगा फ्यूज का, ठीक है। तो लघु पतन में और अति भारण में, जरूरत से ज्यादा, है ना। ये लड़की 8 रोटी खाती है, इसको 25 रोटी खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका अति भारण हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा लोड हो जाएगा। तो उसमें फ्यूज लगाना जरूरी है कि इसको बता दे कि नहीं अब मेरा कोटा पूरा हो गया है, तो वो वाला चीज है। तो समझ में आ गया। तो फ्यूज क्या होता है, विद्युत फ्यूज अति भारण और लघु पतन से बचाता है हमें, समझ में आ गया। अति भारण यानी जरूरत से ज्यादा बिजली का लोड लेते हैं, तार का कैपेसिटी से ज्यादा, जितना चालक का कैपेसिटी हो। सब रंग का तार आता है ना, कोई मोटा वायर आता है हैवी वाला, उसमें अधिक बिजली लोड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब पतला सा तार ले आए हैं 2 रुपया मीटर वाला, महीन सा है, उसमें मोटर चला रहे तो गल जाएगा, है ना। उसके लिए फ्यूज लगा दिए कि उतना लोड नहीं ले पाएगा, लघु पतन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज का तार लिख दोगे आराम से। यह किस मिश्र धातु का बना होता है, फ्यूज का तार किस चीज से बना होता है, तांबा अथवा टीन से, या फिर शीशा अथवा टीन के मिश्र धातु से, ठीक है। तांबा टीन या फिर शीशा टीन। तो हमको यही वाला तार लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग जानबूझ करके गलती करते हैं, जिसके कारण कभी कभी हमारे घर में स्पार्क होता है, आग भी लग जाता है। हमको जो फ्यूज लगाना चाहिए कैसा, ये जो फ्यूज का तार होता है, तो क्वेश्चन में परीक्षा में पूछ देगा कि फ्यूज का तार किस मिश्र धातु से बना होता है, तांबा टीन, तांबा टीन या फिर शीशा टीन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। अभी 1 मिनट रुक जाओ, चेक कर लेते हैं। तो देख लो ये कंफर्म हो जाओ, टीन और लेड, क्या चीज, टीन और लेड। लेड को इंग्लिश हिंदी में शीशा बोलते हैं। शीशा और टीन का मिक्सचर होता है जो फ्यूज का तार होता है, उसका गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। उसको जानबूझ करके लगाते हैं ताकि मेरे तार पर यदि लघु पतन हो कहीं पर, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कहीं सट जाए एक कारण वो, और या फिर लोड ज्यादा हो जाए उस पर, तो वो क्या होगा, फ्यूज का तार स्पार्क करेगा और वो गल जाएगा, और हम फिर से उसको लगाएंगे, अपना सारा सिस्टम को ठीक करेंगे। तो समझ जाओ। तो शीशा और टीन याद रखना, यहाँ पर गलत दिया होता, तांबा टीन नहीं होगा बल्कि शीशा टीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही कर लेना। आगे बढ़ते हम लोग। लघु पतन से आप क्या समझते हैं, तो अभी अभी देखो लघु पतन पे चर्चा किए थे, लघु पतन और अति भारण, इसी के कारण तो फ्यूज का तार लगाते थे, फ्यूज लगाते हैं। कभी कभी खराब और क्षतिग्रस्त होने पर विद्युत तन्मय और उदासीन तार आपस में बिना किसी प्रतिरोध के संपर्क में आ जाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी देखो, जैसे कि टीन का घर है ना, तार नीचे से गया हुआ है, गर्मी का समय है, बहुत साल 5 साल 10 साल हो गया तार का, तो तार क्या होता है ना, सड़ जाता है, कुछ हो जाता है, या फिर गर्मी के कारण चिपक गया है ना, किसी कारण बस जो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है दोनों आपस में सट जाता है ना, तो सट जाता है। या फिर आयरन कर रहे हैं या फिर मोटर चला रहे हैं, पतला सा तार है, वो गर्म होने लगता है, बोले ना कि ज्यादा लोड देने पर गर्म होता है, तो वो क्या होता है, आपस में चिपक गया, स्पार्क कर गया, सट गया, तो वो क्या कहलाता है, लघु
पथन कहलाता है। समझ में आ गया। और परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिरोध 0 हो जाता है और अत्यधिक धारा प्रवाहित होने लगता है, और इसी को क्या कहते हैं? लघु पथन कहते हैं। समझ में आ गया। क्या होता है? जब पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव समझ में आता है ना, एक प्लस वाला एक न्यूट्रल तार दोनों आपस में सट जाता है तो उसका जो प्रतिरोध 0 हो गया, बिजली बहुत तेजी से प्रवाहित होने लगता है, दोनों तार में गर्म हो जाता है ना, दोनों तार में लाइन आना शुरू हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? लघु पथन कहलाता है। और लघु पथन जैसे ही हुआ तो मोबाइल चार्ज में लगा हुआ है, मोबाइलों खराब हो जाएगा, जो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, है ना। डबल फेज लाइन आ गया तो सोच लो दोनों में एक ही करंट, तो क्षतिग्रस्त हो जाता है। लघु पतन के स्थान पर क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न हो जाता है, आग लग जाता है, देखता होगा, है ना, कभी कई घर में बिजली के कारण आग लग जाता है। किसके कारण? लघु पतन के कारण। तो लघु पतन समझ में आ गया। कभी कभी किसी कारणवश जब धनात्मक वायर और वो जो न्यूट्रल तार होता है दोनों आपस में मिल जाते हैं, न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? उदासीन, है ना, एक अर्थिंग जिसको बोलते हैं बुआ, तो वो याद रखना। विद्युत परिपथ में अति भारण, देखो दोनों चीज सीख गए। लघु पतन तो जब तार सट जाए आपस में, है ना, यहाँ से वहां घर तक गया, बिजली बीचे में तार कहीं कटिंग है, सट गया आपस में, तो वो क्या हो गया? लघु पतन हो गया, स्पार्क होगा, आग लगेगा। अब आया अति भारण। अति भारण क्या होता है भैया? कि विद्युत परिपथ में लगे उपकरण द्वारा खींची गई विद्युत धारा उस परिपथ में उपयोग में लाए गए तार के महत्तम धारा प्रवाहित करने की क्षमता अधिक हो। तो देखो इसके परिभाषा से अलग यदि बात करें, यदि कोई तार है उसमें 10 वोल्ट 10 एम्पियर करंट ले जाने की क्षमता है, ठीक है, लेकिन हम उधर लगा दिए 250 वोल्ट वाला आयरन, ठीक है, 10 वोल्ट जाने वाला तार है, पतला सा महीन तार है जो रेडियो सब में देखता होगा, और उसमें जोड़ दिए हम आयरन वोल्टेज वाला, वो क्या करेगा? अब जिसका कैपेसिटी है 2 रोटी खाने का, उसमें से खींच रहे हैं 10 रोटी, वो मर ही जाएगा ना, तो तार क्या होगा? गल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अति भारण कहते हैं। उसमें तार गर्म हो जाता है। कभी कभी तुम ट्राई करना, जैसे देखो वो बोर्ड है उसमें मोटा वाला तार लगाए तो आयरन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से जो गया हुआ है तार बोर्ड में वो पतला वाला तार है, हम मोटका तार लगा के क्या फायदा? यहाँ से मोटा वाला वायर लगाते ताकि 1 एम्पियर का 1 mm का 2 mm का, तो ज्यादा बिजली मतलब कि गलता नहीं। ऊपर वाला वायर बहुत पतला है जिसके कारण हो सकता है वह गर्म हो जाता होगा। कभी कभी गौर करके देखना ये चीजें, ठीक है। तो समझ में आ गया कि तार का यानी चालक का, जो भी बोले समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चालक है उसके क्षमता से अधिक यदि उसमें वोल्टेज जाता है, करंट पास होता है, तो वो क्या कहलाता है? अति भारण कहलाता है। और क्षमता से अधिक यदि अधिक करंट पास होगा तो वह क्या हो जाएगा? चालक गर्म हो जाएगा। समझ आ गया। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? अति भारण बोलते हैं। तो ऐसे भी देखो वर्ड में ही आंसर है। लघु पतन का मतलब हो गया कहीं बीच में, लघु का मतलब छोटा जगह पर, कहीं पर सट जाए तार तो वो। अति भारण का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा वोल्टेज या करंट पास हो। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा है लेकिन इसको यहीं रोक देना चाहिए, ठीक है। अगला लेक्चर में हम लोग इसको लेकर के बढ़ेंगे आगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट अवश्य करना, ठीक है। अब देखते हैं, लगातार प्रैक्टिस करवाते जाएंगे जहां तक हो सकेगा, ठीक है। चलो अच्छे से तैयारी करो।